इंग्लिश पढ़ें मैथ्स की तरह। ठाकुर्स इंग्लिश, गाइडेड बाय SK ठाकुर। बिहार की एक ऐसी कोचिंग संस्थान जो प्रसिद्ध है अपने पढ़ाने की कला के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को जब बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानी बरतनी चाहिए। छोटा सा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो, सेंटेंस में बहुत सारी ऐसी बातें होती है बेटा जिन पर नज़र डालने की आवश्यकता होती है, जिन्हें प्रॉपर वे में समझने की ज़रूरत होती है, जो प्रायः बच्चे समझते नहीं हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो ये ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे जो फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है, फाउंडेशन कोर्स का ये क्लास है। आप जो भी लोग फाउंडेशन कोर्स परचेज किए हैं, फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन कोर्स में यानी जो भी पेड वीडियो है, जो लोग पेड कर चुके हैं, परचेज कर चुके हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ध्यान में ये रखना है आपको कि इस क्लास से पहले जो क्लासेस प्रोवाइड किया गया है उनमें मैं कुछ रूल्स बताया हूँ। जैसे नाउन के बारे में मैं बता चुका हूँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। फिर इसके बाद मैंने नंबर के बारे में बताया था, नंबर के बाद फिर पर्सन की चर्चा हुई थी। आर्टिकल के लिए भी मैंने एक छोटा सा टिप्स प्रोवाइड किया था। मैं पूरा आर्टिकल पढ़ाया नहीं हूँ, एक शॉर्ट टिप्स मैंने प्रोवाइड किया था। फाउंडेशन कोर्स में आज से पहले जो कुछ भी मैं बताया हूँ, सारे रूल्स की आवश्यकता आज पड़ेगी। आज के क्लास में आप लोग सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जब हम उसको समझ कर बनाते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर नज़र डालने की ज़रूरत होती है, जिन्हें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, जो आप लोग नहीं करते हो, जिन पर नज़र नहीं डालते हो आप लोग। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अगर हम गौर ना करें तो हमारा कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है। और आप लोग ऐसा प्रायः करते हो, इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, वर्ड मीनिंग रट करके और अकॉर्डिंग टू मीनिंग रट करके बना लेते हो। सही भी हो जाता है, और जैसे ही सेंटेंस आप बनाते हो और टीचर अगर उसमें टिक लगा दिए या जो भी आपके सीनियर है उसको टिक लगा करके बोले कि सही है, तो आपको लगता है कि अब हम हिटलर हो गए, यानी कहने का मतलब कि अब हम एक्सपर्ट हो गए, जानकार हो गए, यानी मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो इन रियलिटी वो होता नहीं बेटा। तो चलिए आज के क्लास में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस को बेटा बनाते हैं तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस हाउ शुड वी स्टार्ट, कैसे हमको स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी बात, सेंटेंस जब बनाते हैं दूसरी बात, सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने के समय पहले क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या करना है। छोटा सा सेंटेंस भी है फिर भी उसमें, उस सेंटेंस में कितना ध्यान देना है, इन सारी बातों पर आज हम लोग गौर करेंगे, नज़र डालेंगे और एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस बेटा आज बता रहा हूँ। यह कलम है। आज के क्लास में बेटा बस इसी सेंटेंस को बनाना हमें सीखना है। पहली बात, सेंटेंस जो दिया है इसको पढ़ेंगे हम। सेंटेंस दिया है यह कलम है। देखो ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो आप। यह कलम है,
ये जो सेंटेंस दिया है बेटा, ये सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, HN मीन्स समझ जाना हिंदी, और इस हिंदी के सेंटेंस को बेटा हम लोग बनाएंगे किस में, इंग्लिश में बनाएंगे। यानी दिए गए सेंटेंस को हमें चेंज करना है इंग्लिश में, यानी हिंदी को बदलना है किसमें, इंग्लिश में बदलना है। तो यहाँ आप सबसे पहले इस बात को समझो कि जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं, यह कलम है। जरा खुद सोचो, मेरी बात मत मानो, लेकिन खुद सोचो, विचार करो कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वाकई ये सही है या नहीं। आप जब खुद गौर करोगे तो आपको खुद ऐसा एहसास हो जाएगा कि नहीं, ठाकुर सर ने जो कहा वाकई ये सही है और ऐसा हमें करना चाहिए। आपको लेसन मिले, आपको जो कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसे जो सेंटेंस दिया हुआ है, मान लो कोई स्टूडेंट इस सेंटेंस को जो हिंदी में है इसको समझ ही नहीं रहा है। इस सेंटेंस में जैसे ये वर्ड है, यह है या कलम है, कौन वर्ड क्या है, किस वर्ड का यूज क्यों हुआ है, इस बात को स्टूडेंट समझ नहीं रहा है। परंतु सेंटेंस जो हिंदी में है इसको अंग्रेजी में वर्ड मीनिंग रट के सेंटेंस को इंग्लिश में बना दिया और सेंटेंस सही भी हो गया। तो खुद सोचो कि सेंटेंस को आपने हिंदी से इंग्लिश में बनाया, वो सही भी हो गया, फिर भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, नॉलेज आपके पास है जो अंग्रेजी में आपने बनाया। मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, हिंदी में सेंटेंस है, बनाया इसको आपने किस में, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो आपने सही सेंटेंस लिखा है, क्या रियल में वहाँ नॉलेज है? नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि जो दिया हुआ है हिंदी में, जो दिया है आपको पता ही नहीं है ये क्या है, आप जानते ही नहीं ये क्या चीज है, ये आपको पता ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बना दिया और सही लिख दिया, फिर भी नॉलेज नहीं होगा। तो ऐसी गलती ना करे बेटा, हर बात को, हर चीज को समझना जरूरी है। ताजा देखन में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर। देखने में वाकई बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो समझने की जरूरत है। इसलिए आइए एक एक करके हर बात को समझा जाए, ठीक है। यह कलम है, ये वाक्य दिया है बेटा हिंदी में, बनाना इसको है इंग्लिश में। तो पहला काम क्या करेंगे कि वाक्य जो दिया है इसको पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अभी चूंकि बेसिक में बता रहा हूँ, 0 लेवल की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस बनाना है, हिंदी में दिया है, तो पहले उस हिंदी के वाक्य को पढ़ो। वाक्य पढ़ने के बाद उसमें देखो कि वाक्य में कोई काम है कि नहीं, कोई काम होने का बोध वाक्य में है या नहीं। अगर वाक्य में काम है तो समझ जाना कि जो काम वाक्य में दिया है वह काम ही उस वाक्य का वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। और यदि काम नहीं है सेंटेंस में तो वहाँ उसको नो एक्शन की कहते हैं। मैं जब 10th चैप्टर स्टार्ट करूँगा 2-4 क्लास के बाद, 10th चैप्टर जब शुरू करूँगा तो मैं बताऊँगा आप लोगों को एक्शन क्या है, नो एक्शन क्या है, एक्शन में VS क्या होगा, नो एक्शन में VS क्या होगा, मैं ये चीज़ बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। फिलहाल अभी थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जैसे कोई भी सेंटेंस हिंदी में दिया है, इंग्लिश में बनाना है, तो पहले सेंटेंस पढ़ो, देखो उसमें काम है कि नहीं। अगर काम नहीं रहेगा सेंटेंस में और सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम का बोध होगा तो समझ आना कि वहाँ एम इज आर में से कोई लाना है, जो ये भी आप पढ़े हो, ठीक है। और पास्ट में वही रहेगा तो वाज वेयर लाते हैं, ठीक है। और ये जो भी एम इज आर वाज वेयर ये सब है, ये एक वर्ब है टू बी, BEB, इसी का फॉर्म होता है प्रेजेंट में एम इज आर, पास्ट में वाज वेयर होता है, ठीक है। तो जब काम नहीं रहेगा तो प्रेजेंट में अगर वाक्य बनाना है तो एम इज आर में से कोई आ जाएगा, अगर पास्ट में बनाना है तो हाँ वाज वेयर में से कोई आएगा एज ए वर्ब। और यदि वाक्य में काम दिया है, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ काम हो गया खेलना,
आप अंग्रेजी पढ़ते हो, यहाँ पढ़ना काम हो गया। ठाकुर सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ाना काम हो गया। तो जब इस तरह का सेंटेंस होगा तो सेंटेंस में जो काम है वही हो गया वर्ब, मेन वर्ब। काम नहीं रहेगा तो ध्यान देना है कि वहाँ एम, इज, आर, वाज, वेयर में से कुछ लाना है। तो पहली बात यह कलम है, इस वाक्य में है को देखने से क्लियर है कि प्रेजेंट टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, यह कलम है, इस सेंटेंस में कोई भी कार्य नहीं है। दैट मीन्स क्लियर हो गया एक चीज कि अभी देखो हिंदी में वाक्य को हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अंग्रेजी में कुछ नहीं लिखे हैं। इसमें जितना समझ में आ जाएगा, हिंदी जितना आपका क्लियर है, अंग्रेजी आसानी से बना लोगे आप और समझ भी जाओगे। तो इसमें कोई काम नहीं है, इसका मतलब एम, इज, आर में से कोई लाना है। एक चीज हमने वर्ब के बारे में डिसीजन ले लिया कि अंग्रेजी में हमें वर्ब जो यूज करना होगा वो एम, इज, आर में से कोई यूज होगा। अब इसके बाद भी हम लोग अंग्रेजी में वाक्य को नहीं बनाएंगे। इसके बाद भी बेटा हम लोग वाक्य को अंग्रेजी में नहीं बनाएंगे, ध्यान में रखना है। इसके बाद भी हिंदी के वाक्य में ही थोड़ा सा और हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। तो अब आप पूछोगे कि सर अब दिमाग क्या लगाना है, तो इस चीज को भी समझ लीजिए। पहला तो वर्ब के बारे में फैसला कर लेंगे और जब वर्ब का क्लियरेंस हो जाएगा उसके बाद बेटा एक और काम हम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ SYNTAX। वाक्य का जो हिंदी में है, ध्यान में रखना, हिंदी में जो वाक्य यानी जो दिया गया वाक्य है, अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य को चेंज करना। आगे चलकर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी में चेंज करना, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पहले से दिया है उस वाक्य का सिंटैक्स करेंगे। सिंटैक्स मतलब क्या होता है समझ लीजिए। सिंटैक्स का मतलब समझ लेंगे, इसको कहते हैं हम लोग वाक्य विचार बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग वाक्य विन्यास भी बोलते हैं। वाक्य विचार या वाक्य विन्यास। तो जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका हम सिंटैक्स करते हैं, डेट मीन्स उस वाक्य पर विचार करते हैं, उस वाक्य का हम विन्यास करते हैं। ओके, अब समझो कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर विचार करता है तो विचार करने के लिए पहले मुद्दा मालूम रहता है कि किस मुद्दे पर हमें विचार करना है। तो अभी जो ठाकुर सर ने आप लोगों को बताया कि जो हिंदी में सेंटेंस है इसका सिंटैक्स करेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में वाक्य को बनाएंगे। तो पहले यहाँ मालूम होना चाहिए कि जैसे हिंदी में वाक्य है इसका सिंटैक्स करेंगे, तो सिंटैक्स मतलब विचार करना है। तो इस विचार के लिए मुद्दा हमारे पास क्या है, तो ये भी समझ लीजिए। इसके लिए 3 मुद्दा अभी फिलहाल ध्यान में रखेंगे। जो मेन मुद्दा है दैट इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। कहने का मतलब है बेटा कि किसी भी वाक्य का जब हम सिंटैक्स करेंगे दैट मीन्स उस वाक्य पर हम विचार करेंगे, और विचार करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम हम 3 चीज को समझेंगे, 3 चीज पर विचार करेंगे। वाक्य पढ़ के देखेंगे कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। ये तीनों चीज पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और यही जब पता चल जाएगा तब हम लोग फिर अंग्रेजी में वाक्य को बनाना स्टार्ट करेंगे। आप पूछोगे, आप कहोगे कि इतना छोटा सा वाक्य है, इसमें ठाकुर सर इतना टाइम ले रहे हैं, ये सब जरूरी नहीं है, नहीं करेंगे सिंटैक्स तो भी हो जाएगा। तो यहाँ आप गलत हो बेटा, नहीं करेंगे तो नहीं समझेंगे। कंसेप्ट हमेशा हमेशा के लिए कंफ्यूजन में ही रहेगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। इसको मैं अभी प्रूव्ड करता हूँ। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab जैसे प्रूव्ड कर लेते हो, ठीक ऐसे ही मैं अभी इसको प्रूव्ड करके बताता हूँ। समझो बात को। मैंने बताया कि सिंटैक्स करेंगे मतलब वाक्य पर विचार करेंगे। अभी मैंने कहा कि ये जो हिंदी में वाक्य है इसको पढ़ो, समझो, देखो, विचार करो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहले पता लगाओ और उसके बाद इसको अंग्रेजी में बनाना। तो देखो बेटा, मैंने तो ये बता दिया, आप कहोगे कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत है या नहीं, इसके लिए न मैं कुछ बोलूँगा ना आप कुछ बोलोगे, बस खाली कंसेप्ट को देख लो।
अभी जो ये वाक्य लिखा हुआ है हिंदी है और चेंज करना है किस में, इंग्लिश में। तो अब एक बात आप समझो, एक बात पर ध्यान दो कि कोई भी आदमी हो, दुनिया का कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्टूडेंट, टीचर, गार्जियन, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी में अगर वाक्य बनाना चाहता है तो अंग्रेजी में वाक्य को कैसे बनाया जाए, इसका कोई नियम कानून तौर तरीका होगा या नहीं होगा, और नियम कानून अगर है तो वो क्या है, ये पता होना चाहिए। तो इस बात को शायद आप लोग भी समझ रहे हैं कि अगर कोई भी वाक्य अगर अंग्रेजी में बनाना हम चाहते हैं तो नियम है कि अंग्रेजी में, नियम है कि अगर अंग्रेजी में हम वाक्य बनाना चाहते हैं, अंग्रेजी में अगर वाक्य बनाना हम चाहते हैं तो अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए नियम है कि पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अंग्रेजी के लिए नियम है बेटा कि अंग्रेजी में वाक्य में पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो अब देखो कि नियम कहता है कि SVO होता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को हिंदी में मालूम नहीं रहेगा कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो क्या वह स्टूडेंट समझ करके इस रूल को फॉलो कर पाएगा? ये कदापि संभव नहीं है बेटा। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू, इट इज बेटर टू डू द सिंटैक्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। कहने का मतलब कि आप लोग इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो दिया गया सेंटेंस है पहले उसका सिंटैक्स आप कर लें और तब उस वाक्य को इंग्लिश में बनाएं। और सिंटैक्स कर ले मतलब वाक्य पर विचार कर ले, वाक्य को पढ़ के देख ले कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। और जब हम लोग इस चीज को देख लेंगे तब हम फिर उस वाक्य को अंग्रेजी में बनाएंगे। क्लियर? अब यहाँ आइए, यह कलम है, इस वाक्य में ऐसे इसमें भी 1 घंटा टाइम लगेगा। इसमें जो अभी मैं बता रहा हूँ उसको समझाने में 1 घंटा लगेगा, जो मैं सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। कि अगर उस चीज के बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो फिर ये वाक्य आज के क्लास में मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि आज इस सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बना दिया जाए। ओके, तो इसलिए मैं कुछ बातें जो अभी सिंटैक्स से रिलेटेड बातें हैं अगले क्लास में मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी ये देखिए, पहले हमको हिंदी में वाक्य का सिंटैक्स करना है, मतलब वाक्य पर विचार कर लेना है, और जब विचार कर लेंगे तब अंग्रेजी में इस नियम के अनुसार वाक्य को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यह कलम है, इस सेंटेंस में पहले हमको विचार ये करना है कि वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या क्या चीज दिया हुआ है, और जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब जो भी है वो कौन है, क्या है। तो यहाँ समझिए, यह कलम है, इस वाक्य में यह जो है ये सब्जेक्ट है इज इक्वल टू होना, तो ये हो गया वर्ब, और यह है क्या है, कलम, इस क्रिया का फल इस पर पड़ा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब मालूम हो गया बेटा। तो अब ये चीज जब हमको मालूम हो गया कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो अब हम समझ करके इसको अंग्रेजी में बना सकते हैं। और अंग्रेजी ग्रामर कहता है कि पहले लाना है आपको सब्जेक्ट, फिर लाना है वर्ब, उसके बाद लाना है ऑब्जेक्ट। तो अब इस नियम के अकॉर्डिंगली हम वाक्य को बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें नियम कहता है कि पहले सब्जेक्ट लाइए, फिर वर्ब लाइए, फिर ऑब्जेक्ट लाइए। तो देखिए गौर से, सब्जेक्ट पहले चाहिए, सब्जेक्ट के जगह क्या लिखा हुआ है, यह। तो अब आप लोग क्या करते हो बेटा, रट लिए हो, दिस मने यह, इट मने यह, और इसी अनुसार, इसी कंसेप्ट से, इसी आधार पर रट करके बना लेते हो। ऐसा मत करो। मैं पिछले क्लास में आप लोग को एक चीज पढ़ाया था, डिटरमाइनर की बात किया था, उसी कंसेप्ट का यूज यहाँ होगा। लेकिन सिर्फ रट के नहीं करना है, पहले समझो बात को, और कैसे समझना है यही चीज मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मेरा कोर्स आपने परचेज किया है, तो इस चीज को समझो। देखो, यह कलम है, पहले ये समझेंगे कि कोई आदमी जो वाक्य बोल रहा है, बोलने वाला आदमी
इस वाक्य में इसका प्रयोग क्यों कर रहा है, इस बात को समझेंगे। तो जो बोल रहा है वो इसका प्रयोग कर रहा है इस कलम जो वस्तु है इसको सूचित करने के लिए। और पिछले क्लास में मैंने बताया था बेटा कि जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर को सूचित करते हैं तो उसके लिए हम जो वर्ड लाते हैं डेट इज डिटरमाइनर। कहने का मतलब ये हिंदी में जो यह लिखा है ये डिटरमाइनर है। तो अंग्रेजी में यहाँ जो सब्जेक्ट लाना है वो अंग्रेजी में सब्जेक्ट के रूप में क्या लाना होगा, डिटरमाइनर, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ दिस, डैट, दिस, दोज, चार में से कोई लाएंगे। अब प्रश्न है कि चार में से जो लाएंगे वो दिस आएगा, डैट आएगा, दीज आएगा, दोज आएगा, क्या आएगा, ये समझने की ज़रूरत होगी। मैं बताया था कि दिस और डैट लाएंगे सिंगुलर नाउन के लिए, दीज दोज लाएंगे प्लूरल के लिए। तो पहले ये समझो कि ये किसको सूचित कर रहा है, कलम को। कलम से यहाँ कितना कलम का बोध हो रहा है, एक का। एक का मतलब हो गया कि कलम जो नाउन है, ये जो नाउन है ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए दिस आएगा चाहे डैट आएगा। अब दिस में डैट में से क्या लाया जाए, ये कैसे क्लियर होगा। तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि जिसको हम सूचित करेंगे अगर वो पास है, नज़दीक है तो दिस यूज करेंगे, अगर वो दूर है तो डैट यूज करेंगे। तो ये इसको सूचित कर रहा है और पूरे वाक्य को पढ़ने से लग रहा है कि ये वस्तु नज़दीक है। इसका मतलब है कि दिस और डैट में से क्या चाहिए, दिस। तो अब यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दिस। सब्जेक्ट के बाद हमें लाना है वर्ब। मैं इस बात की चर्चा शुरू में ही किया हूँ बेटा कि जब सेंटेंस में कोई भी काम नहीं है और प्रेजेंट की बात हो रही है तो वहाँ एम इज आर में से लाना है। पास्ट की बात होगी तो वाज या वेयर में से कोई यूज करेंगे। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है बेटा आप लोगों को। अब देखो मैं यहाँ पर इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ बेटा कि जब सेंटेंस में प्रेजेंट का बोध हो गया, यानी प्रेजेंट की बात करेंगे और उसमें कोई काम नहीं रहेगा तो एम इज आर में से लाना है। तो ध्यान देंगे एम इज और आर ये तीनों लाएंगे। प्रेजेंट की बात जब करेंगे तब काम नहीं रहेगा वाक्य में तब। तो ये तीनों क्या चीज़ है बेटा, वर्ब है। ये तीनों क्या है, वर्ब है। तो किसी भी वाक्य में जो वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, वर्ब का प्रयोग करने का कोई नियम है या नहीं। अगर नियम है तो वो पहले मालूम होना चाहिए क्या नियम है। तो इस चीज़ को समझिए, किसी भी वाक्य में जो वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का जो यूज करते हैं उसके लिए नियम है। और उसके लिए नियम क्या है कि वर्ब जो हम यूज करते हैं, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, उस सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार यूज करते हैं। वाक्य में जो वर्ब लाते हैं वो सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार। आप लोगों से अगर कोई पूछ देता है कि एम का प्रयोग कब करते हैं तो तुरंत आप बोलते हो एक्सपर्ट की तरह कि जब आई रहता है तो। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। ये अगर बोलते हो इसका मतलब तुम एग्जाम्पल को रट लिए हो, रूल यानी कॉन्सेप्ट से भेंट नहीं हुआ है। रूल ये है, कॉन्सेप्ट ये कहता है when the subject of the sentence is equal to first person singular then we use am. This is the concept, this is the rule। यानी वाक्य का जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है तो वहाँ पे हम एम का यूज करते हैं। ऐसे ही कोई पूछे इज कब आता है, मैंने ये इस प्रकार के प्रश्न हजारों बार बच्चों से पूछा है क्लासरूम में, ऑफिस में, और हजारों बार ऐसा सुनने को मिला है। अगर पूछ दिया किसी स्टूडेंट से कि इज कब आता है तो ज़्यादातर बच्चे जवाब दिए ही, सी, इट और नेम के साथ। ये सब गंदी बात है बेटा।
ये सब रियल कंसेप्ट नहीं है। रियल कंसेप्ट ये होगा कि जब वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है तो वहाँ इज लाते हैं। इसके बाद बचा आर, तो इसके लिए फर्स्ट पर्सन प्लुरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लुरल दोनों, और थर्ड पर्सन प्लुरल, इनमें से कोई भी रहता है तो उसके साथ हम प्रयोग करते हैं आर। ये रूल वर्ब के लिए है, अभी बेसिक बता रहा हूँ और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। और ये ध्यान में रखना आप लोग की एक छोटा सा सेंटेंस है और कितनी बातें इसमें छिपी हुई है जो ठाकुर सर अभी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हर बात को आप समझे। वाक्य छोटा है लेकिन इसी में बहुत कुछ आपको दिखाई देगा, लेकिन जब आपका लेंस अच्छा होगा, देखने की क्षमता आप में होगी, तब देख पाओगे। ठीक है, तो अब देखिए सब्जेक्ट तो मैं ले आया हूँ, दिस आ चुका है। अब वर्ब लाना है और वर्ब के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया कि एम इज आर में से कोई यूज करना है, तो इसका फैसला करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार वर्ब लाते हैं। तो ध्यान में रखना है, यहाँ जो वर्ब हम लाएंगे, ये जो रूल है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इसी के अनुसार हम यहाँ वर्ब लिख देंगे इज। सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमें लाना है क्या चीज़, ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं रोकना चाहूँगा, ध्यान में रखना बेटा, कभी वाक्य में ऑब्जेक्ट मिलेगा, कभी नहीं भी होगा। जैसे हिंदी है, इंग्लिश में बनाना है, हिंदी के वाक्य को चेंज करना है किस में, इंग्लिश में। तो मान लो कि हिंदी में जो वाक्य दिया है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अब हम उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, अंग्रेजी में वाक्य बना रहे हैं, तो क्या अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट आएगा? अगर हिंदी वाले वाक्य में नहीं है तो अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है, ध्यान में रखना है और इसके प्रति हमेशा कॉन्शियस रहना है कि जो भी वर्ड ला रहे हैं, जो दिया गया वाक्य है उसमें है कि नहीं है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो जैसे सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमें लाना है क्या चीज़, ऑब्जेक्ट। तो अगर हिंदी में ऑब्जेक्ट होगा तो अंग्रेजी में भी आएगा, अगर हिंदी में नहीं होगा तो अंग्रेजी में भी नहीं लाएंगे। तो यहाँ हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तीनों चीज़ यानी ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो जब हिंदी में ऑब्जेक्ट है तो अंग्रेजी में भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ अब कलम के लिए वर्ड लिखना होगा, कलम के लिए अंग्रेजी लिखना है हमको कि कलम के लिए अंग्रेजी क्या लिखा जाए। तो कलम के लिए अंग्रेजी डिक्शनरी से हम खोजेंगे तो हमको सूटेबल वर्ड मिलेगा, वहाँ यहाँ लिख देंगे हम पेन। सेंटेंस हो गया दिस इज पेन। ये छोटा सा वाक्य है बेटा, हिंदी में जो दिया हुआ है उतना अंग्रेजी में हमने बना दिया है। तो अब एक बात याद रखना है, ऐसे पिछले क्लास में मैं बताया था, जब आर्टिकल का टिप्स मैंने प्रोवाइड किया था तो उसमें मैंने बता दिया था। उस वीडियो को अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लेना आप। मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो, छोटा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो, जब सेंटेंस को पूरा बना लेना, तो जब सेंटेंस पूरा बन जाएगा उसके बाद अंत में याद रखना यस नाउन यस आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल। कहने का मतलब जब कोई भी सेंटेंस पूरा बन जाएगा तो बनाने के बाद लास्ट में वाक्य पढ़ के देखना कि इस वाक्य में कोई नाउन है या नहीं है, वाक्य में नाउन है या नहीं है। अगर वाक्य में नाउन नहीं है तो समझ जाना नो नाउन नो आर्टिकल, यानी झंझट खत्म, अब कुछ नहीं करना है, मतलब सब कुछ हो गया। लेकिन यस नाउन यस आर्टिकल, अगर वाक्य जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ हिंदी में वाक्य दिया है, ज़्यादा अच्छा होगा कि हिंदी में ही वाक्य पढ़ के समझ लो। हिंदी में अगर दिखाई दे दिया तो अंग्रेजी में ऐसे ही क्लियर हो गया, अंग्रेजी में टेंशन खत्म। तो ध्यान देना कि एस नाउन एस आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल। यहाँ ध्यान ये देना है कि जो वाक्य दिया हुआ है उसको पढ़ के हम देख लें कि वाक्य में सेंटेंस में नाउन है या नहीं। अगर नाउन नहीं है तो नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन नहीं रहेगा तो समझ जाना आर्टिकल का झंझट खत्म।
यस नाउन एस आर्टिकल, मतलब ये मत समझ लो कि नाउन नाउन है तो आर्टिकल लगा देना है, ऐसा मत समझो। यस नाउन एस आर्टिकल का मतलब ये समझो आप कि वाक्य में अगर नाउन है तो वहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इस वाक्य में जो नाउन है, इस नाउन को भूख लगी है कि नहीं। मैं पिछले क्लास में बताया था, इसी तरह से समझाया था कि नाउन को भूख लगी है या नहीं। भूख मतलब भोजन चाहिए कि नहीं, भोजन चाहिए मतलब आर्टिकल चाहिए कि नहीं। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि याद रख लो कि नाउन जब रहेगा और उसको भूख लगी होगी तो उसको भोजन देंगे, भोजन देंगे मतलब उसको आर्टिकल देंगे। ये मैंने बताया था ये चीज़। तो वाक्य में नाउन होगा तो पहले देखेंगे कि भूख लगी है कि नहीं, मतलब आर्टिकल चाहिए या नहीं। कभी कभी होगा नाउन है लेकिन भूख नहीं है, मतलब उसको आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। और कभी ऐसा भी होगा कि वाक्य में नाउन होगा और उसको भूख लगी होगी, भूख लगी होगी डेट मीन्स उसको आर्टिकल की ज़रूरत होगी। तो जब भूख होगी, ज़रूरत होगी तो आर्टिकल देंगे, भोजन देंगे, खाना खिलाएंगे। अगर भूख नहीं लगी है, नाउन है लेकिन भूख नहीं है, मतलब उसको भोजन यानी आर्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे क्लियर किया जाए कि भूख है या नहीं है। पहली बात कि इसमें देखो यह कलम है, नाउन है कि नहीं। तो कलम बराबर वस्तु, वस्तु बराबर नाउन, यहाँ नाउन है। जब ये नाउन है कलम, तो कलम के लिए पेन जो मैंने लिखा, ये पेन भी क्या हो गया, नाउन। ठीक है। और जब यहाँ नाउन है तो अब देखना होगा कि इसको भूख लगी है कि नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ बताता हूँ आप लोगों को कि वाक्य में, पिछले क्लास में मैं ये चीज़ बता चुका हूँ बेटा। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था, आर्टिकल का टिप्स मैंने दिया था कि किसी भी वाक्य में अगर नाउन है तो नाउन को देखेंगे कि भूख लगी है यानी इसको भोजन चाहिए या नहीं, आर्टिकल चाहिए या नहीं, ये देखेंगे। तो यहाँ देखो मैं इसका कंसेप्ट आपको दिया था कि अगर वाक्य में नाउन है और वह नाउन सिंगुलर है, कॉमन है और काउंटेबल है। मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये मैं बताया हूँ। अगर क्लास नहीं किए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो पहले उस क्लास को देख लो, उस क्लास को कर लो, वो वीडियो पहले देख लो एक बार, तो और ज़्यादा समझोगे आप। इसका नंबर बताया था, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर की बात किया था, फिर पर्सन बताया था। तो अभी ज़रूरत है यहाँ आर्टिकल के लिए, ध्यान दीजिएगा। वाक्य में भोजन यानी आर्टिकल देने के लिए, भोजन देने के लिए वाक्य में पहले क्या मिलना चाहिए, नाउन। जब नाउन मिल जाएगा, नाउन मिल जाएगा तो फिर देखेंगे इसको भोजन चाहिए या नहीं। तो ये कैसे चेक होगा, नाउन को देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल में से कैसा मिलना चाहिए, सिंगुलर मिलना चाहिए। सिंगुलर प्लूरल जब में से चेक कर लेंगे, अगर नाउन सिंगुलर मिल गया तब देखेंगे कि नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन है। तो प्रॉपर और कॉमन में से क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। फिर देखेंगे जो नाउन आया है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में से क्या चाहिए, काउंटेबल चाहिए। अगर कोई भी वाक्य में नाउन मिला, वाक्य में कोई भी नाउन मिला है और वो सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है, तो समझ जाएंगे कि इस नाउन को आर्टिकल की ज़रूरत है, इसको आर्टिकल चाहिए यानी भोजन चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ विचार कीजिए, कलम बराबर वस्तु, वस्तु बराबर नाउन, क्लियर हो गया। यह कलम है, यहाँ कलम मतलब कितना कलम, एक, एक मतलब जो हो गया सिंगुलर है ये। अब देखो कलम का मतलब खास वस्तु होगा या जाति होगा। तो यह बात आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूँ, इससे एक क्लास का बोध होता है, जाति का बोध होता है, इसलिए क्लियर है, कॉमन हो गया। और कलम की गिनती हम करते हैं या नहीं, तो कलम, किताब, कापी, टेबल, कुर्सी, इन चीज़ों की गिनती हम करते हैं, काउंट करते हैं, मतलब ये काउंटेबल है। तो हमारे सामने जो नियम है, सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो ये तीनों चीज इस वाक्य में जो कलम नाउन है, कलम जो यहाँ नाउन है, इस नाउन में तीनों चीज हमें मिल गया। इसका मतलब है, क्लियर हो गया कि ये जो नाउन है, इस नाउन को भूख लगी है, भोजन चाहिए, मतलब आर्टिकल चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पेन, हम आर्टिकल लाएंगे कहाँ, इंग्लिश में।
अंग्रेजी में जो नाउन है पेन, तो पेन को यानी खाना भोजन देना है, आर्टिकल मतलब भोजन, तो पेन को भोजन देना है। पिछले क्लास के वीडियो को अगर देख लिए हैं तो ध्यान में होना चाहिए, नहीं देखे तो देखिए पहले उसको आप लोग, ठीक है। मैं उस दिन बताया था कि जब नाउन मिलेगा और उसको भोजन यानी भूख लगी होगी, भोजन की जरूरत होगी, मतलब आर्टिकल की जरूरत होगी, तो मैंने उस दिन बता दिया था कि नाउन को जो भोजन यानी आर्टिकल देंगे, खाना देंगे, खाना में खाने का आइटम कितने तरह का है, कितना आइटम है, तो मैं बताया था 3 आइटम। नाउन को जो खाना देना है, नाउन को जो भोजन देना है, भोजन के लिए मैंने बताया था कि आइटम कितना है, 3 है। पहला आइटम मैंने बताया था मटर पनीर खिलाएंगे, दूसरा आइटम चिकन खिलाएंगे, तीसरा आइटम मटन खिलाएंगे। ये 3 आइटम मैंने बताया था। तो ध्यान दीजिए आप, पनीर का मतलब बोला था ए, फिर से मैं इसी को रिमाइंड कर देता हूँ। पनीर मतलब ए, चिकन मतलब एन, और मटन का मतलब द, ए एंड द, यही है आर्टिकल, ठीक है। इसी को ठाकुर सर अपनी भाषा में क्या बोले, पनीर मटन चिकन, मैंने बताया था। तो पहले देखो यहाँ पेन जो है ये क्या है, नाउन है, और ये सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है, मतलब इसको भोजन चाहिए, आर्टिकल चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, इसको चेक कीजिए, ये शाकाहारी है या मांसाहारी है, इसको पनीर देना होगा या चिकन देना होगा। तो पेन का उच्चारण किससे हो रहा है बेटा, पॉज। मैं यह बात बताया था पिछले दिन कि जो नाउन रहेगा उसका उच्चारण देखेंगे, वॉवेल साउंड से उच्चारण होगा, तो मांसाहारी मतलब चिकन खिलाना है अभी शुरू में, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड वाला होगा, शाकाहारी होगा, उसको मटर पनीर मतलब ए देना है। तो पेन का उच्चारण हो रहा है प से। प जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट वाला शाकाहारी होता है। डेट मीन्स इस नाउन को शाकाहारी खाना चाहिए, शाकाहारी भोजन देना होगा। तो शाकाहारी भोजन देना होगा, तो आप इतने समझदार आप सब लोग जरूर हैं कि शाकाहारी व्यक्ति को पनीर और चिकन में से क्या खिलाएंगे। कहने का ए का प्रयोग करना है या एन का, तो यह बात आप लोग समझ रहे होंगे कि शाकाहारी है मतलब इसको पनीर चाहिए, मतलब ए का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस बन गया, दिस इज अ पेन, ये सेंटेंस बन गया। अब देखो बेटा, आज के क्लास के बारे में मैं शुरू में ही बोला हूँ कि आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी छोटे से छोटे सेंटेंस को जब हम बनाते हैं और वहाँ हमारा उद्देश्य होता है ज्ञान लेना, नॉलेज पाना, सीखना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, अगर हमारा ये मकसद होता है, उद्देश्य होता है, तो एक छोटे से सेंटेंस में समझने के लिए, जानने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये अफसोस है कि आज के ज़माने में न स्टूडेंट्स जानने की कोशिश करते हैं और न शिक्षक बताने की कोशिश करते हैं, बताना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, चाहते हैं कि जल्दी में काम कर लेना है, और होता क्या है कि जल्दी के चक्कर में वर्षों बिता देते हैं। ऐसे बहुतेरे बच्चे मिलेंगे जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। कारण यही है कि जब पहले फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तैयारी के लिए, फर्स्ट ईयर में ही ये एम बन रहता है उनका, फर्स्ट ईयर में ही एम रहता है कि इस साल रिजल्ट ले आना, इस साल रिजल्ट ले आना है। लेकिन इस चक्कर में 5 साल बिता देते हैं और न कॉन्सेप्ट क्लियर होता है न रिजल्ट आ पाता है। तो इसलिए ऐसी गलती ना करे बेटा, हर चीज़ को समझे, एक एक बात को जानने की, समझने की कोशिश करे। फिर मैं अगले क्लास में मिलता हूँ आप लोगों से। आज जो मैंने अभी बताया है एक छोटा सा सेंटेंस, बहुत सारी बातें हैं। और ये भी याद रखना बेटा कि अभी जो मैंने बताया
ऐसा नहीं कि इतना ही है। अभी कुछ देर पहले ये भी बोला हूँ कि जो मैंने सिंटैक्स किया है इसको अभी समझने के लिए बहुत सारी इसमें और बातें हैं जो 1 घंटा लगेगा लगभग। सिंटैक्स से रिलेटेड भी बात अगर हम क्लियरेंस करेंगे, बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले भी आप लोगों को इस बात की सूचना, इस बात की जानकारी दे चुका हूँ कि इस छोटे से सेंटेंस को अगर कोई स्टूडेंट, नया स्टूडेंट होगा और टीचर उसके सामने नए, मतलब पहली बार सामने आएंगे क्लास लेने, अगर मेरे जैसे टीचर, तो इस एक सेंटेंस को जब बताना शुरू करेंगे तो 4-5 घंटे का टाइम लगेगा। इतनी बातें इसमें दी गई है। आज अगर इतना कम टाइम लगा है तो इसकी वजह ये है कि जैसे नाउन से रिलेटेड, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब जो मैटर है ये मैं पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ। नंबर के बारे में बता चुका हूँ, पर्सन की बात कर चुका हूँ, आर्टिकल की बात कर चुका हूँ, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। मान लो कोई स्टूडेंट मेरे सामने आ जाएगा और उसको अगर पढ़ाना होगा और मान लो एक छोटा सा सेंटेंस, यह कलम है, यह किताब है, यह कुर्सी है, यह राम है, वह मोहन है, अगर इस तरह का कोई एक सेंटेंस अगर मैं बैठूंगा बताने के लिए तो 5 घंटा टाइम इसके लिए देना पड़ेगा मुझे भी और उस स्टूडेंट को भी। यानी आपको भी 5 घंटा बैठना होगा मेरे साथ और मुझे भी 5 घंटे समझाना पड़ेगा। जब दोनों आदमी 5 घंटे टाइम बिताएंगे इस एक सेंटेंस पे, तब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के क्लास में चूँकि 5 घंटे का टाइम तो मैंने नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया 5 घंटे का टाइम क्योंकि 5 घंटे का एक ही वीडियो होगा तो लोड करने में भी ये होगा और आप लोग शायद ऑनलाइन में 5 घंटे कंटिन्यू बैठ के नहीं पढ़ पाओगे। क्लास में तो बच्चे आके बैठ भी जाते हैं, मेरे यहाँ ऐसा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन में प्राय बच्चे पढ़ते रहोगे, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा होगा, अचानक कोई फ़ोन ही आ जाएगा, मम्मी बुला देगी, कोई मित्र आ गया, उठ जाओगे। तो फिर एक बार में कंटिन्यूअसली आप देखोगे नहीं, फिर जितना बेनिफिट होना चाहिए नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको तोड़ करके पार्ट बाई पार्ट करके मैं बताया हूँ। इस आज से पहले जो 2-3 क्लास जो भी मैं प्रोवाइड किया हूँ वो सारा क्लास समझ लो इसी के लिए मैं प्रोवाइड किया हूँ। यानी कि फाउंडेशन कोर्स जो भी लोग परचेज किए हो, अभी तक आज जो मैंने अभी बताया, शुरू से अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया वो समझ लो सिर्फ एक सेंटेंस के लिए। यह कलम है, सारी बातें इसमें हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से, ये ठाकुर इंग्लिश का जो ऐप है, ये जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है, फाउंडेशन का है, सेट प्रैक्टिस का है, द हिंदू न्यूज़पेपर का है, स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स यूट्यूब पे स्टार्ट हुआ है। तो ये जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, मेरा तरीका अच्छा लगता है, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती है, आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप लोगों को इसकी सूचना अपने फ्रेंड्स को देनी चाहिए। यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल हो या ठाकुर इंग्लिश का ऐप हो, दोनों का लिंक आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप में जो भी कॉन्टैक्ट हैं सबको इसका लिंक निश्चित रूप से शेयर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप निश्चित रूप से कर लें। और ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे सेट प्रैक्टिस जो मैंने स्टार्ट किया है, 5 रुपये में एक सेट का टेस्ट और डिस्कशन दोनों है, उसको बेटा कीजिए। मनी डजंट मैटर मच, पैसा जो है कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आपका रिजल्ट। मैं इसलिए बार बार आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि प्रैक्टिस हर हाल में करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। तो अभी ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे कुछ सेट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये प्रोवाइड कर दिया हूँ, उसको बनाइए। जो सेट मैं दिया हूँ उस पर पहले उतना बना लीजिए, उसके बाद फिर ऐसे। और आजकल में कुछ और 2-3 सेट्स और मैं अपलोड करने वाला हूँ, सॉल्यूशन भी मैं देता हूँ, तो प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।